नमस्कार, आप देख रहे हैं राज मीडिया टीवी। मैं आपके साथ माधुरी। हमारे साथ खास मुलाकात कर रही हैं एसआरजी हॉस्पिटल से पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राधा शर्मा। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपसे कुछ क्वेश्चन जानना चाहेंगे। ये जानना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। हमारा हॉस्पिटल 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि जगदम्बा नगर धावास रोड में ऑलमोस्ट 1 ईयर से रनिंग है। हम ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिशियन, स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ हमारे पास डॉक्टर पुष्पा नागर हैं, जो कि रिसेंटली जनाना हॉस्पिटल से रिटायर्ड हुई हैं मैम, तो उनकी सेवाएं हम ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन है, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपी एंड स्किन एंड बीडी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, यूरोलॉजी है एंड ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज जो किसी भी हेल्थ सेक्टर के लिए ज़रूरी होती हैं वो अपने पास हैं, और अपन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता को अपन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। वेरी नाइस मैम। मैम, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका अनुभव कैसा रहा है यहाँ तक की जर्नी में। ये 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 1 ईयर बैक इसका इनाग्रेशन हुआ था, तो हम इसको रनिंग है। हॉस्पिटल अच्छा है, फुटफॉल अच्छा है, पेशेंट्स आ रहे हैं। अपन जितना हो सके उतना अपन पेशेंट्स को लाभ और हेल्थ के सेक्टर में अपन उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अभी हमारे रिसेंटली पुष्पा मैम को ज्वाइन करवाया है, जिससे यहाँ की जनता को जो जनाना हॉस्पिटल के अनुभव है, मैम को इतना, मैम सुपरडेंट भी रह चुकी हैं, वहाँ की एचओडी भी रह चुकी हैं, तो उनका एक्सपीरियंस यहाँ की जनता को मिले, यही हमारा मोटिव है। ओके मैम, आजकल देखा गया है कि कुछ न्यूली पेरेंट्स जो बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं वैक्सीनेशन के पार्ट को लेके और बच्चों की हेल्थ को लेके। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे न्यू मदर्स को, उनकी डाइट को लेके, उनकी वैक्सीनेशंस को लेके। जो न्यूली पेरेंट्स बनते हैं उनको एप्रीहेंशन रहता है, क्योंकि आजकल घर में ओल्ड एज वाले दादी नानी जो पहले होती थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कम देखने को मिलती हैं, तो पेरेंट्स, बच्चा थोड़ा सा रोता है, पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर पहले जो दादी नानीज़ होती थी उनको नुस्खे पते होते थे तो वो उससे उसको सेटल कर लेते थे, लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए मदर्स को प्री काउंसलिंग की जाती है, डिलीवरी से पहले उनको बताया जाता है बेबी को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी देखरेख करनी है। बाकी वैक्सीनेशन का जो प्रॉपर अपने इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट में फुल वैक्सीनेशन नहीं मिलता है, तो जो गवर्नमेंट में मिल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो गवर्नमेंट में मिल रहा है उसको भी आप प्राइवेट में लगवाइए। जो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो गवर्नमेंट से लगवाइए, लेकिन जो 4-5 वैक्सीन बचते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन हो गया, चिकन पॉक्स का वैक्सीन हो गया, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हो गया, वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। दूसरी बात, आजकल एक मम्स जो डिजीज़ है जिसको गलसुआ भी बोलते हैं, जिसमें दोनों चीक्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो वो उसका वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं आता है, लेकिन इस सीज़न में इस साल वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ है। मेरे पास हर रोज़ 3 से 4 पेशेंट उस डिज़ीज़ के आ रहे हैं, और उसका सिर्फ एक ये है रीज़न कि मम्स का वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं लगता है। तो जो पेरेंट्स हैं न्यूली, वो कम से कम मतलब एमएमआर वैक्सीन तो गवर्नमेंट प्राइवेट में लगवाना ही चाहिए, उनको गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा दूसरा एक सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है, जो कि मेनली फीमेल्स के लिए होता है आफ्टर 9 ईयर्स, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि 5 ईयर्स के बाद में वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, वो सोचते भी नहीं है कि हाँ आगे कोई वैक्सीनेशन ड्यू है। तो उसके लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि 9 ईयर्स के बाद में अपने को फीमेल्स को लगाना है, जिससे कि वो आगे जाके जो इतनी भयानक डिजीज़ होती है सर्वाइकल कैंसर की, उससे बचाया जा सके बच्चियों को और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। मैम, आपका कहना है कि वैक्सीनेशन चाहे गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो, पर ये मिस नहीं होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी और ये सबको लगवाना चाहिए। बच्चे के जन्म से पहले आप क्या सलाह देंगे, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बच्चे के आने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत लोग सर्च करते हैं, पर उसके आने से पहले कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उनसे आप कैसे लोगों को सलाह देंगे बचने के लिए। उसमें यही है कि आजकल जो फीमेल्स हैं वो सोचती हैं कि हमें सिर्फ बेड रेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं होता है। अपने को नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है उसको अपने को कंटिन्यू करना चाहिए। जो नॉर्मल अपन रूटीन वर्क कर रहे हैं वो अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। आजकल योगा सेशंस होते हैं जो स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए होते हैं, उससे प्रेगनेंसी ईजी भी हो जाती है और डिलीवरी के टाइम पर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। दूसरा, अपना डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अपने को आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि बेबी के न्यूट्रिशन के लिए
लिए वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है तो मदर को भी प्रॉब्लम होती है, बैक पेन हो गया और बेबी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको एनीमिया हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मदर फीड कब तक देना चाहिए, कब तक ज़रूरी है, उसके न्यूट्रिशंस कब तक जाने चाहिए, और हम बाहर से उसको कब मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक मदर फीड बेबी के लिए सफिशिएंट होता है और मदर मिल्क सर्वोत्तम होता है। तो बेबी को जितना पॉसिबल हो सके ट्राई करना चाहिए कि मदर फीड ही मिले। अगर 1% के लिए अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, मदर के अंदर कोई डिजीज़ है जिसमें वो नहीं दे पा रही है या खुद बेड पे है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसी कंडीशन में अपने को दूसरा फॉर्म मतलब मिल्क ट्राई करना चाहिए। और वो भी अगर करना ही पड़े तो कम से कम काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क तो नहीं, उसके लिए फिर फार्मूला फीड जो मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जब मदर बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो उसके लिए फीड कराना बेबी के लिए। गॉट इट। मैम मदर की डाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक वही जो भी वो खाएंगी वही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे के पास जाएगा, तो आप क्या डाइट के लिए रिकमेंड करेंगे? डाइट के लिए वही है, उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए जो डाइजेस्ट हो सके। छोले राजमा टाइप का जो खाना है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है तो बेबी को भी प्रॉब्लम करता है। दूसरा आयरन रिच और वही कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। मैम आप नॉनवेज के लिए मतलब इसको इनकरेज करेंगे, दूध कितना लेना चाहिए, थोड़ा सा और डिटेल में बता सकें? नहीं, नॉनवेज का ऐसा कुछ नहीं है, अपनी वेजिटेरियन डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। प्रोटीन का रहता है तो वो प्रोटीन अगर मिल्क लेते हैं अपन, पनीर लेते हैं तो उससे प्रॉपर प्रोटीन का जो है सप्लाई पूरी हो जाती है। फिर भी अगर कोई अपने टेस्ट के लिए नॉनवेज खाना चाहता है तो वो भी अलाउड है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना चाहिए मदर को। ईजी डाइजेस्टेबल जो है खाना वो खा सकते हैं। ओके। और मैम आजकल बच्चों में हमने देखा है कि काफ़ी ओबेसिटी हो गई है, उससे रिलेटेड आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई उनको कुछ ना कुछ इंड्यूस करता रहता है, तो वुड यू लाइक टू गिव सम कमेंट ऑन दिस? हाँ, आजकल फ़ास्ट फूड का चलन काफ़ी बढ़ गया है, बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली एक मतलब सिस्टर थी वो बच्चे की, तो वो कह रही है कि मैम आप मदर को समझाइए, वो रोज़ टिफ़िन में उसको फ़ास्ट फूड देते हैं और वो ओबेज़ है। लेकिन पेरेंट्स ये सुनने को रेडी नहीं होते कि हमारा बच्चा ओबेज़ है, वो सोचते हैं कि वो हेल्दी है। लेकिन ओबेसिटी भी एक तरह का माल न्यूट्रिशन है, ये अब समझना चाहिए। जो पहले फॉरेन कंट्रीज़ में जो डिजीज़ थी वो अपने यहाँ आने लग गई है और सारी इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। आगे जाके सारी डिजीज़, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, सब इसी से स्टार्ट होते हैं। तो ये अपने को बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों में इस चीज़ को इनकलकेट करें कि अपन नॉर्मल डाइट लें, वो फास्ट फूड अवॉइड करें। चॉकलेट्स, कुरकुरे, चिप्स जो बच्चों को अपन रिवार्ड्स के टाइम मतलब रूप में देते रहते हैं, दादाजी हो गए, नानी हो गई, वो सोचते हैं कि हम बच्चों का भला करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्लो पॉइजन बोलूँगी मैं तो इस चीज़ को। हाँ जी मैम, आई थिंक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, तो आपका डाइट उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैम एक चीज़ और हम बहुत इग्नोर करते हैं, इमोशनल हेल्थ। तो बच्चे की और मदर की इमोशनल हेल्थ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इमोशनल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि बेबी को अपन सोचते हैं कि कुछ समझता नहीं है स्टार्टिंग से, तो अपने को मदर को भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उसको से बात करनी चाहिए। उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पोस्ट नेटल डिप्रेशन जिसको बोलते हैं वो कई पेशेंट्स को हो जाता है, पोस्ट नेटल साइकोसिस हो जाता है, तो वो अकेला फील करने की वजह से होता है। तो इसमें सबसे अच्छा रोल उसके पेरेंट्स का आता है, उसके अलावा उसके हस्बैंड का आता है। तो जब नई मदर कोई बनती है तो उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब स्ट्रॉन्ग मदर होगी तो ही वो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। इसलिए मदर का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे से भी ज़्यादा ज़रूरी। मैम अभी टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हो रही है इस चीज़ के रिलेटेड, क्या आप ये बता सकते हैं टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है एक न्यू मदर को? टेक्नोलॉजी में आप बहुत ज़्यादा वीडियो देख सकते हो, योगा क्लासेस, वही पहले भी मैं जैसे बता चुकी हूँ कि प्रीनेटल अगर आप कहीं पर बाहर जाके नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से अपने योगा क्लासेस ले सकते हो। पोस्ट नेटली भी आप अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन जैसा कुछ आ रहा है तो मोटिवेशनल वीडियोज़ आते हैं, उनको आप सुन सकते हो, उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलती है मदर्स को। और एक चीज़ और देखी गई है, मदर का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जब बच्चा कुछ खाता नहीं है बट एक्चुअली उसका पेट भरा हुआ होता है, उन्होंने फीड किया, तो कितना ड्यूरेशन में उनको कंसर्न शो होना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली उनको फीड करना चाहिए? वो बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। इनिशियली जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको 1.5 to 2 आवर्स का मिनिमम गैप होता है, उसके बाद में बच्चे को भूख लग जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका स्टमक कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। इनिशियली 30 ml उसकी स्टमक कैपेसिटी होती है, वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है तो वो गैप बढ़ता जाता है। इनिशियली 30 ml होती है, फिर 45 ml तक आ सकता है, 60 ml तक आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है एज पे।
जब बच्चे का कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट होता है आफ्टर 6 मंथ्स, तो उसको अपन 3 मेजर मील्स एंड 2 माइनर मील्स देते हैं, तो मिल्क की क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाती है उस टाइम पे। मैम एक चीज़ और, पेट के कीड़े, खून की कमी, ये चीज़ भी अभी काफ़ी आ गई है। इसको हम कैसे होम रेमेडी से या थोड़ा घर पे ही कैसे इसको कवर कर सकते हैं? इसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट है हाइजीन। जो कीड़े होते हैं वो सब्जियों के साथ में अगर अपन अनवॉश्ड सब्जियां यूज़ कर रहे हैं, या फिर फ्रूट्स हैं अपन ने ला के रखा, बच्चे ने उठा के खा लिया, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो कई घरों में स्लीपर्स यूज़ होती हैं, बच्चा छोटा होता है, 6 to 8 मंथ का बच्चा क्रॉल करता है, उस टाइम पे उसको कुछ भी मिलेगा वो लेके मुंह में, माउथिंग बोलते हैं इसको, कुछ भी चीज़ मिलेगी उसको मुंह में लेगा। तो मैं सिर्फ पेरेंट्स जो भी मेरे पास आते हैं, मैं इस एज ग्रुप के, मैं उनको यही बोलती हूँ कि घर में स्लीपर्स ना लाएं, अच्छे से पोंछा लगवाएं, और बच्चे के आसपास ऐसी चीज़ें रखें जो सैनिटाइज़ की हुई हों, जिनको बच्चा अगर मुंह में लेता भी है तो उसको इन्फेक्शन ना लगे, उसके कीड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जर्म्स होते हैं, उनके जो ओवम होते हैं, वो उन्हीं चीज़ों के साथ में आते हैं। वेरी ट्रू। इनका ध्यान रखना चाहिए। मैम एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग टू अस, ऑल द पीपल हु आर वाचिंग टू अस, कि उन्हें क्या 1 or 2 लाइनर का मैसेज देना चाहेंगे आप? मेनली तो हाइजीन है और फूड है। हाइजीन का ध्यान रखना है अपने को, बच्चे को कुछ भी बिना धुला हुआ, बिना उसका नहीं देना है। और दूसरा है न्यूट्रिशियस फूड का ध्यान रखना है अपने को, जंक फूड मिनिममाइज़ करना है जितना कम हो सके। उसको आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि आपको वीक में 1 टाइम या फिर 15 डेज़ में 1 टाइम ही आपको फास्ट फूड मिलेगा, डेली आपको फास्ट फूड नहीं मिलेगा। और बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन बच्चे को अगर समझाया जाए, प्यार से अच्छे से बताया जाए, तो बच्चे समझते हैं और उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। तो अभी मैम ने बताया, इसको हम समराइज़ करेंगे 3 में, कि आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, आपको डॉक्टर से वैक्सीनेशन के लिए कनेक्ट करना है। अगर वैक्सीनेशन आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलती तो प्राइवेट में विज़िट ज़रूर करना है। एंड कुछ भी रैंडमली बच्चों को नहीं देना है, उनकी इमोशनल और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज मीडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ऐसी ही खबरों के लिए राज मीडिया से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।